हेलो स्टूडेंट। हम लोग इतिहास के अंतर्गत यूरोप में राष्ट्रवाद देख रहे थे और यूरोप में राष्ट्रवाद के अंतर्गत हम लोगों ने दो क्लास देखा था। यूरोप में राष्ट्रवाद के अंतर्गत हम लोगों ने दो चीज़ें देखा था कि मध्यवर्गीयों का विकास कैसे हो रहा है और वे जो मध्यवर्गीय हैं वह किस प्रकार की विचारधारा रखते हैं, तो वह उदारवाद की विचारधारा रखते हैं और इसीलिए उन्हें क्या कहा जाता है, राष्ट्रवादी उदारवादी कहा जाता है। हम लोग यह भी पिछले वीडियो में देख चुके हैं कि कैसे उदारवादी राष्ट्रवादी अपनी विचारधारा से फ्रांस के लोगों को सिंचित करते हैं और फ्रांस में एक नए परिवर्तन के लिए, क्रांति के लिए उत्साहित करते हैं। फ्रांस में 1789 में क्रांति होता है। 1791 में फ्रांस में संविधान लाया जाता है। ये हम चीज़ें देख चुके हैं, लेकिन वहाँ पर फ्रांस में अभी भी कहा जाए तो अभी भी राजनीतिक अस्थिरता की स्थिति बनी हुई है और यही कारण है कि हम लोग देखते हैं कि फ्रांस में डायरेक्टरी शासन होता है और डायरेक्टरी शासन के बाद 1799 में नेपोलियन बोनापार्ट आता है और उसके बाद क्या होता है, 1803 में नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस को पुनः राजतंत्र बना देता है और 1804 में एक नागरिक संहिता लाता है, नागरिक संहिता लाता है जिसे हम लोग नेपोलियन कोड के नाम से जानते हैं, जिसे हम लोग नेपोलियन कोड के नाम से जानते हैं। हम लोग पिछले अध्याय में यहाँ तक पढ़ चुके थे कि नेपोलियन का उदय हम लोग पढ़ चुके थे। आज हम लोगों को देखना था कि नेपोलियन कोड क्या है और नेपोलियन को राष्ट्रवाद का अग्रदूत क्यों कहा जाता है। तो यानी कि दो प्रश्नों को सॉल्व करना है, यानी दोनों प्रश्न ही महत्वपूर्ण होते हैं। ये नेपोलियन को राष्ट्रवाद का अग्रदूत क्यों कहा जाता है, क्यों कहा जाता है। तो हम लोग देख चुके हैं कि जिस प्रकार के उदारवादी राष्ट्र बनाना चाहते हैं, फ्रांसीसी क्रांति होती है और लगभग उसी प्रकार के राष्ट्र बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वहाँ पर राजनीतिक अस्थिरता उत्पन्न होता है जिसका लाभ अति महत्वाकांक्षी नेपोलियन बोनापार्ट लेता है। और जब 1799 में वो फ्रांस का प्रथम काउंसलर बनता है, तो प्रथम काउंसलर बनने के बाद फ्रांस की राजनीतिक परिस्थितियों का लाभ उठाते हुए फ्रांस में पुनः राजतंत्र थोप देता है। लेकिन यहाँ पर एक समस्या है। समस्या यह है कि चूंकि फ्रांस में जो परिवर्तन हुआ है, जैसे कि हम जन्मतः विशेषाधिकार की बात करें, चाहे सामंती व्यवस्था की बात करें, चाहे भूदासत्व को समाप्त करने की बात करें, चाहे जागीरदारी व्यवस्था समाप्त करने की बात करें, चाहे समानता के अधिकार की बात करें, स्वतंत्रता की बात करें, इस प्रकार की जो परिवर्तन हो रहा है, इस प्रकार के परिवर्तन से पुनः फ्रांस की जनता 1789 वाली स्थिति में नहीं जा सकती है। नेपोलियन बोनापार्ट इस बात को अच्छी तरीके से समझता है, क्योंकि जो फ्रांस में रेवोल्यूशन होता है, जो क्रांति का आधार उदारवाद की विचारधारा बनती है, तो वह क्या करती है, 1791 में परिवर्तन कर देती है। तो क्या प्रश्न उठता है कि फ्रांसीसी जनता पुनः 1791 से पूर्व या 1789 के पूर्व जा सकती है, क्योंकि नेपोलियन बोनापार्ट क्या करता है, फ्रांस में पुनः राजतंत्र लागू कर देता है। तो क्या फ्रांस में जिस तरह से 1789 या 1789 के पूर्व राजतंत्र, निरंकुश राजतंत्र था,
क्या उसी रूप में राजतंत्र को पुनः लागू करता है या कुछ परिवर्तन करता है? हमको इसी चीज़ को देखना है। और क्या अगर इस प्रकार के परिवर्तन यानी कि पुनः राजतंत्र को लागू करता है और 1791 में जो परिवर्तन किया जाता है, या कह सकते हैं कि फ्रांसीसी क्रांति के बाद जो परिवर्तन फ्रांस में होता है, क्या उस परिवर्तन से पहले वाली स्थिति में फ्रांस की जनता जा सकती है? और जा सकती है तो क्या क्रांतिकारी जिस प्रकार के परिवर्तन करना चाहते हैं, फिर से नेपोलियन बोनापार्ट के समय में क्रांति के लिए नहीं सोचेंगे? तो नेपोलियन बोनापार्ट इस स्थिति को जानता है और यही कारण है कि फ्रांस में प्रशासनिक व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए तथा अपनी फ्रांस की राजनीतिक स्थिरता प्रदान करने के लिए एक नेपोलियन कोड लाता है, जिसको हम लोग नागरिक संहिता 1804 में लाता है, जिसे हम लोग किस नाम से जानते हैं? नेपोलियन कोड के नाम से जानते हैं, जिसे हम लोग नेपोलियन कोड के नाम से जानते हैं, नेपोलियन कोड के नाम से जानते हैं। देखिए, कोई भी देश होता है, वहाँ का शासक पहला नंबर की राजनीतिक स्थिरता प्रदान करने की कोशिश करता है, क्योंकि राजनीतिक अस्थिरता अराजकता को जन्म देता है और जाहिर सी बात है कि जब तक से अराजकता रहेगा तब तक से उस देश में शांति स्थापित नहीं हो सकती है। और नेपोलियन बोनापार्ट क्या करना चाहता है? फ्रांस की राजनीतिक व्यवस्था को सुदृढ़ करना चाहता है। ऐसी स्थिति में वह क्या करता है? एक नागरिक संहिता लाता है और नागरिक संहिता के अनुसार फ्रांस में बहुत ही महत्वपूर्ण सुधार कार्यक्रम करता है। हालांकि हम यह भी जानते हैं कि जो क्रांतिकारी थे, या कह सकते हैं कि जो राष्ट्रवादी उदारवादी थे, अपनी विचारधारा को न केवल फ्रांस में बल्कि पूरे यूरोप में प्रसारित करना चाहते हैं। तो हम कैसे यह मान लें कि नेपोलियन बोनापार्ट राष्ट्रवाद का अग्रदूत था? और इसी के साथ हम लोग को यह भी देखना है कि नागरिक संहिता क्या है और नागरिक संहिता के अनुसार नेपोलियन बोनापार्ट ने क्या परिवर्तन किया। तो हम लोग पहले देखते हैं कि नागरिक संहिता क्या है। तो हम लोग जान चुके हैं कि नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस में राजतंत्र लाने के बाद फ्रांस की राजनीतिक व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए एक नागरिक संहिता लाता है 1804 में, और उसी को हम लोग नेपोलियन कोड के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पर प्रश्न ये उठता है कि नेपोलियन कोड के अंतर्गत क्या परिवर्तन करता है? तो नंबर 1 परिवर्तन करता है, विशेषाधिकार को अंत कर देता है। विशेषाधिकार को अंत कर देता है। यानी जो फ्रांस में एक विशेष प्रकार का जो वर्ग है, जिसे प्रथम स्टेट की बात करें, द्वितीय स्टेट की बात करें, इन दोनों ही वर्गों को क्या प्राप्त है? जन्मतः विशेषाधिकार प्राप्त है। जन्मतः विशेषाधिकार का मतलब यह होता है कि जन्म से प्राप्त अधिकार, यानी ऐसा अधिकार जो कि उस परिवार में जन्म लेने के बाद किसी भी बच्चे को भी प्राप्त हो सकता है। तो जन्मतः प्राप्त विशेषाधिकार नेपोलियन बोनापार्ट क्या करता है कि नागरिक संहिता के द्वारा ये विशेषाधिकार को अंत कर देता है, नंबर 1। नंबर 2 की बात करें तो समता का अधिकार स्थापित करता है। यानी देखिए, उदारवादी भी चाहते हैं कि समता हो, यानी कि एक ऐसे समाज का निर्माण हो जिसमें सभी लोगों को एक समान अधिकार प्राप्त हो। और नागरिक संहिता यानी नेपोलियन कोड नागरिक संहिता के अनुसार क्या करता है? समता का अधिकार स्थापित करता है। नंबर 2, किसानों को भूदासत्व से मुक्त कर देता है। किसानों को भूदासत्व से मुक्त कर देता है। तीसरा होगा ये
चौथा क्या परिवर्तन करता है? तो चौथा परिवर्तन करता है जागीरदारी व्यवस्था समाप्त कर देता है, समाप्त कर देता है। अगर हम पांचवें की बात करें तो सामंती व्यवस्था का अंत कर देता है, सामंती व्यवस्था का अंत कर देता है। यानी इस प्रकार का परिवर्तन वह किसके द्वारा करता है? नागरिक संहिता के द्वारा करता है। जन्मतः प्राप्त विशेषाधिकार का अंत कर देता है, समता का अधिकार स्थापित करने की कोशिश करता है, किसानों को भू दासत्व से मुक्त कर देता है, जागीरदारी व्यवस्था समाप्त कर देता है और सामंती व्यवस्था का भी अंत कर देता है। छठवें की बात करें तो यातायात एवं संचार व्यवस्था में सुधार करता है। सातवें की बात करें तो संपत्ति के अधिकार को सातवें की बात करें तो संपत्ति के अधिकार को सुनिश्चित कर देता है, सुनिश्चित कर देता है। अगर हम नेक्स्ट की बात करें आठवें की बात करें तो वह क्या करता है? आयात और निर्यात शुल्क, आयात और निर्यात शुल्क समाप्त कर देता है, आयात और निर्यात शुल्क समाप्त कर देता है। अगर नौवें की बात करें तो नौवें में क्या करता है कि एक समान मुद्रा लाने का प्रयास करता है, एक समान मुद्रा अपनाने का प्रयास करता है, प्रयास करता है। अगर हम 10वें की बात करें तो वह दशमलव पर आधारित, यानी दशमलव प्रणाली पर आधारित मापतौल की प्रणाली लागू करता है। यानी देखिए ये सब जो परिवर्तन हो रहा है नागरिक संहिता के अंतर्गत नेपोलियन बोनापार्ट के द्वारा किया जा रहा है। यानी विशेषाधिकार का अंत किया जा रहा है, समता का अधिकार स्थापित किया जा रहा है, किसानों को भू दासत्व से मुक्त किया जा रहा है, जागीरदारी व्यवस्था समाप्त कर देता है, सामंती व्यवस्था को भी समाप्त कर देता है, यातायात एवं संचार व्यवस्था में सुधार करता है, संपत्ति के अधिकार को सुनिश्चित कर देता है, उसके बाद आयात और निर्यात शुल्क समाप्त कर देता है, एक समान मुद्रा अपनाने का प्रयास करता है और दशमलव प्रणाली पर आधारित मापतौल की प्रणाली को लागू कर देता है। यानी हम यह देखते हैं यही नागरिक संहिता के अनुसार जो नेपोलियन कोड है उसी के अनुसार यह इस प्रकार के विधान बनाया जाता है नेपोलियन के द्वारा और इस प्रकार के विधान फ्रांस में राजनीतिक व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए लागू कर दिया जाता है। लेकिन अब प्रश्न उठता है कि नेपोलियन बोनापार्ट को, जैसा कि हमने कहा कि दूसरा हमारा प्रश्न है कि नेपोलियन बोनापार्ट को राष्ट्रवाद का अग्रदूत क्यों कहा जाता है, तो इसको हम इस प्रश्न का हल ढूंढते हैं। हमने देखा कि नागरिक संहिता के अंतर्गत क्या परिवर्तन होता है, इस परिवर्तन को देख लीजिएगा, ना हो तो इसका एक स्क्रीनशॉट लेकर के रख लीजिएगा, लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा, बहुत शॉर्ट में लिखने का प्रयास किया हूँ। अब हम लोगों को देखना है कि नेपोलियन बोनापार्ट को राष्ट्रवाद का अग्रदूत क्यों कहा जाता है। तो देखिए जो परिवर्तन हो रहा है, कुछ डिलीट करते हैं, हम देख रहे हैं कि उदारवादी जो राष्ट्रवादी हैं, जो उदारवादी हैं वह किस प्रकार के राष्ट्र बनाना चाहते हैं। तो हमने उदारवाद को इससे पहले पढ़ा चुके हैं और उदारवादी किस प्रकार के परिवर्तन करना चाहते हैं, किस प्रकार की प्रशासनिक व्यवस्था को स्थापित करना चाहते हैं, इसके संबंध में हम इससे पहले वाले क्लास में डिस्कशन कर चुके हैं। इसीलिए यहाँ पर यह देखते हैं कि नेपोलियन
को कोड के अनुसार किस प्रकार से राष्ट्रवाद का अग्रदूत कहा जाता है? तो देखिए, पहला नंबर पे जो राष्ट्रवादी उदारवादी थे, अपनी विचारधारा को न केवल फ्रांस में लागू करना चाहते थे, बल्कि अपनी विचारधारा को वह पूरे यूरोप में लागू करना चाहते थे, पूरे यूरोप में लागू करना चाहते थे, नंबर 1। और यह नेपोलियन बोनापार्ट भी क्या कहता है? मैं संपूर्ण जनता को एक राष्ट्र का स्वरूप देना चाहता हूं। देखिए कितनी सशक्त बात कहता है। और इसकी इसी कथन में यह प्रश्न का उत्तर छुपा हुआ है कि नेपोलियन बोनापार्ट को राष्ट्रवाद का अग्रदूत क्यों कहा जाता है? इसीलिए कहा जाता है क्योंकि वह नेपोलियन बोनापार्ट भी न केवल फ्रांस में इस प्रकार के प्रशासनिक व्यवस्था को लागू करता है, बल्कि वह फ्रांस में सम्राट बनने के बाद और फ्रांस की राजनीतिक परिस्थितियों को सुदृढ़ करने के बाद यूरोप में अपना विजय अभियान चालू करता है। और उस विजय अभियान के द्वारा अपने द्वारा विजित क्षेत्रों में इसी नेपोलियन कोड के अनुसार वहां पर प्रशासनिक व्यवस्था को लागू करता है। और इस प्रशासनिक व्यवस्था के लागू करने के बाद वहां पर भी राजतंत्र समाप्त होने लगते हैं और वहां पर एक विशेष प्रकार का जो नागरिक संहिता कोड है उसके अनुसार प्रशासनिक व्यवस्था लागू की जाती है, जिसके अनुसार उन देशों में, यानी यूरोप के देशों में, फ्रांस को छोड़ करके अन्य देशों में, फ्रांस में तो पहले से ही लागू है, अन्य देशों में भी इस प्रकार की व्यवस्था के कारण जो आमूलचूल परिवर्तन होता है उसके अनुसार वहां की जनता क्या महसूस करती है? आज़ादी महसूस करती है। और इस प्रकार से आज़ादी महसूस करने के बाद वह भी चाहती है कि हमारे यहाँ भी क्या किसका निर्माण किया जाए? राष्ट्र राज्य का निर्माण किया जाए, राष्ट्र राज्य का निर्माण किया जाए जो क्या हो? संप्रभु हो, संप्रभु हो। राष्ट्र राज्य का निर्माण किया जाए जो संप्रभु हो। किताब खोलेंगे तो देखेंगे, आप लोगों को मिलेगा कि नेपोलियन बोनापार्ट तो विजित क्षेत्रों में नागरिक संहिता के अनुसार वहाँ की प्रशासनिक व्यवस्था को लागू तो कर देता है, लेकिन वह क्या करता है? युद्ध में हुआ खर्च को भी उसी देश से टैक्स लेकर के वसूल करता है। फिर से दूसरी नंबर की आगे के विजय अभियान को जारी रखने के लिए उस देश के लोगों को अपनी सेना में शामिल करता है। तो इस प्रकार से जब गतिविधियाँ चालू होती है नेपोलियन बोनापार्ट का, तो वहाँ की जनता नेपोलियन बोनापार्ट के खिलाफ हो जाती है। खिलाफ तो होती है, लेकिन उसके मन में जिस प्रकार से फ्रांस में क्रांति होती है और फ्रांस के लोग स्वतंत्रता महसूस करते हैं, आज़ादी महसूस करते हैं, एक नई प्रकार की प्रशासनिक व्यवस्था को देखते हैं जिसके अनुसार उनको विशेषाधिकार के समाप्त है, समता का अधिकार मिला हुआ है और तमाम तरह के सुधार हुआ है, तो उससे पीछे वाले व्यवस्था में नहीं जाना चाहते हैं। ठीक इसी प्रकार से जब नेपोलियन बोनापार्ट यूरोप के देशों में विजय अभियान करता है और उस विजय अभियान के बाद विजित क्षेत्रों में नेपोलियन कोड के अनुसार प्रशासनिक व्यवस्था लागू करता है, तो भले ही वहाँ की जनता एक विदेशी शासन को स्वीकार नहीं करती है, लेकिन फिर भी उनके मन में क्या अंकुरित होता है? राष्ट्रवाद की भावना अंकुरित होता है, राष्ट्रवाद की भावना अंकुरित होता है। और वह भी क्या बनाना चाहते हैं? राष्ट्र राज्य बनाना चाहते हैं। एक ऐसा राज्य बनाना चाहते हैं जो, एक ऐसा राष्ट्र बनाना चाहते हैं जो संप्रभु हो, यानी अपने मामलों में वह क्या हो? एकदम आज़ाद हो। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि नेपोलियन बोनापार्ट के नागरिक संहिता के अनुसार जो फ्रांस में और फ्रांस के बाद पुनः पूरे यूरोप के उसके विजित क्षेत्रों में जो परिवर्तन, जिस प्रकार के परिवर्तन होता है वह उदारवादी विचारधारा के अनुसार ही परिवर्तन होता है, क्योंकि उदारवादी भी इसी प्रकार की विचारधारा को रखते हैं। यद्यपि हम लोग देखेंगे, यहाँ पर हम लोग देखेंगे तो पाएंगे नागरिक संहिता को हम लोग देख रहे थे और आपके पास ये उदारवाद की विचारधारा के अनुसार क्या परिवर्तन करना चाहते थे ये पिछले वीडियो में हमने देखा है, लेकिन यहां पर हम थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। यद्यपि कि उदारवादी यह चाहते थे कि प्रतिनिधित्व पर आधारित, क्या चाहते थे? संसदीय शासन प्रणाली चाहते थे, संसदीय शासन प्रणाली चाहते थे, प्रणाली चाहते थे। किस पर आधारित? जनता के मत पर आधारित, जनता के मत पर आधारित, मत पर आधारित।
यद्यपि नेपोलियन बोनापार्ट ने नागरिक संहिता के अनुसार इस प्रकार की शासन व्यवस्था को स्थापित नहीं किया। यही वो शासन व्यवस्था है जिसे हम लोग आधुनिक समय में लोकतंत्र का नाम दे रहे हैं, लोकतंत्र का नाम दे रहे हैं। लेकिन नेपोलियन बोनापार्ट क्या करता है कि नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस में राजतंत्र को लागू कर देता है, राजतंत्र को लागू कर देता है। लेकिन वह प्रयास क्या करता है, प्रयास करता है कि अपने नागरिक संहिता के द्वारा उसी प्रकार का परिवर्तन किया जाए जिस प्रकार के राष्ट्रवादी उदारवादी परिवर्तन करना चाहते थे। यद्यपि वह राजतंत्र ला देता है, ये केवल अंतर है। नहीं तो देखेंगे कि उदारवादी भी क्या चाहते हैं, एक संसदीय शासन प्रणाली चाहते हैं, इसको लागू नहीं करता है, अपने नागरिक संहिता के अंतर्गत लागू नहीं करता है, क्योंकि वह क्या करता है, फ्रांस में राजतंत्र ला देता है। लेकिन आप लोग देखेंगे कि विशेषाधिकार का अंत उदारवादी भी चाहते हैं और नागरिक संहिता के अंतर्गत नेपोलियन बोनापार्ट ने भी विशेषाधिकार को अंत कर देता है, स्वतंत्रता का अधिकार चाहते हैं। और नेपोलियन बोनापार्ट भी क्या करता है, नेपोलियन बोनापार्ट भी अपने नागरिक संहिता के अनुसार स्वतंत्रता का अधिकार देता है और समता के अधिकार को सुनिश्चित कर देता है। ठीक उसी प्रकार से किसानों को भूदासत्व से मुक्त कर देता है और उदारवादी भी इस प्रकार के परिवर्तन करना चाहते थे। जागीरदारी व्यवस्था समाप्त कर देता है, उदारवादी भी इसी प्रकार के परिवर्तन करना चाहते थे। सामंती व्यवस्था का अंत, तो नेपोलियन बोनापार्ट भी सामंती व्यवस्था का अंत कर देता है। उसके बाद कहा जाए तो यातायात एवं संचार व्यवस्था में सुधार करता है। तो देखिए जो मध्यवर्गीय हैं, जो मध्यवर्गीय हैं वह मैक्सिमम क्या हैं, व्यापारी हैं और व्यापारी हैं, और यही कारण है कि वह यातायात और संचार व्यवस्था के सुदृढ़ होने के बाद उनकी व्यापार में सुविधा प्राप्त होता है। और यही कारण है कि नेपोलियन बोनापार्ट का विरोध वो लोग नहीं करते हैं, इसीलिए विरोध नहीं करते हैं क्योंकि उनके मन के अनुसार परिवर्तन हो रहा है। जैसे यातायात एवं संचार व्यवस्था समाप्त कर दिया जाता है, संपत्ति के अधिकार को सुनिश्चित कर दिया जाता है। और हम लोग पिछले वाले क्लास में यह देख रहे थे कि जो उदारवादी थे वह निजी संपदा के समर्थक थे, और यही कारण है कि नेपोलियन बोनापार्ट की नागरिक संहिता का वो विरोध नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि उसको नेपोलियन बोनापार्ट को राष्ट्रवाद के वाहक के रूप में देखते हैं। यानी उस पर जिस प्रकार के वो परिवर्तन करना चाहते थे, उदारवादी करना चाहते थे, उसी प्रकार के परिवर्तन नेपोलियन बोनापार्ट भी कर रहा है। अब देखिए, आयात और निर्यात शुल्क समाप्त कर देता है। हम लोगों ने उदारवाद के अंतर्गत भी देखा था कि उदारवादी क्या चाहते हैं, आयात और निर्यात शुल्क समाप्त करना चाहते हैं, और यह भी आयात और निर्यात कर समाप्त कर देता है। वह एक समान मुद्रा अपनाने का प्रयास करता है, यानी कि नागरिक संहिता के अनुसार एक समान जो मुद्रा अपनाने का प्रयास किया जाता है, और उदारवादी भी इसी प्रकार का परिवर्तन चाहते थे। नेक्स्ट की बात करें तो माप तौल की 10 की प्रणाली लागू करना चाहते हैं। एक माप तौल की प्रणाली अगर लागू हो जाती है तो उससे व्यापारियों को व्यापार करने में सुविधा हो जाएगी। हमने यह बात आप लोगों को समझाया था। और यहाँ पर देखिए कि नेपोलियन बोनापार्ट अपने नागरिक संहिता के माध्यम से माप तौल की दशमलव प्रणाली पर आधारित एक माप तौल की प्रणाली को, व्यवस्था को लागू करता है। और यही कारण है कि उदारवाद की भावनाओं के अनुसार जो नागरिक संहिता के द्वारा न केवल फ्रांस में बल्कि पूरे यूरोप में जो परिवर्तन किया जाता है, उसी परिवर्तन के कारण पूरे यूरोप के लोगों में राष्ट्रवाद की भावना का विकास होता है, जिससे वो क्या चाहते हैं, वह भी राष्ट्र राज्य का निर्माण करना चाहते थे, राष्ट्र राज्य का निर्माण करना चाहते हैं। और वह कैसा राष्ट्र होना चाहिए, एक संप्रभु राष्ट्र होना चाहिए जहाँ पर समता हो, स्वतंत्रता हो और संसदीय शासन प्रणाली हो। और यही कारण है कि नेपोलियन बोनापार्ट को राष्ट्रवाद का अग्रदूत कहा जाता है। तो इस चैप्टर के अंतर्गत इतना ही। नेक्स्ट हम जो चैप्टर उठाएंगे उसके अंतर्गत हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट जो क्लास हम लोग करेंगे उसके अंतर्गत हम लोग 2 चीज़ों को देखेंगे। नंबर 1 कि 1815 में नेपोलियन बोनापार्ट पराजित हो जाता है। किस युद्ध में? वाटरलू के युद्ध में नेपोलियन बोनापार्ट पराजित हो जाता है। सॉरी, लाइट कट गया था। नेपोलियन बोनापार्ट कब पराजित होता है? वाटरलू के युद्ध में पराजित हो जाता है। और कब पराजित होता है? 1815 में पराजित हो जाता है। पराजित होने के बाद जो
जो रूढ़िवादी हैं वह क्या हो जाते हैं, वह रूढ़िवादी शासन में आ जाते हैं और जो उदारवाद के अनुसार जो परिवर्तन होता है उसका विरोध करना प्रारंभ कर देते हैं। तो हम लोग देखेंगे कि वियना सम्मेलन कब होता है और इसके अनुसार रूढ़िवाद की विचारधारा को कैसे लागू करने का पुनः प्रयास किया जाता है फ्रांस में, न केवल फ्रांस में बल्कि पूरे यूरोप में, ये चीज़ देखेंगे। और उसके बाद यह परिवर्तन रूढ़िवादी शासन व्यवस्था पुनः स्थापित होने के बाद, यानी कि रूढ़िवादी शासन व्यवस्था कहें या राजतंत्र कहें, हम लोग रूढ़िवाद को 9th क्लास में पढ़े हैं, यानी कि रूढ़िवादी कैसी परंपरा के समर्थक हैं, यह परिवर्तन के विरोधी हैं। वह परिवर्तन जिस प्रकार से उदारवादी परिवर्तन करना चाहते हैं उस प्रकार के परिवर्तन रूढ़िवादी नहीं करना चाहते हैं। ये परंपरा के समर्थक हैं, यह भी परिवर्तन चाहते हैं लेकिन परिवर्तन बहुत धीरे धीरे चाहते हैं। और सच पूछा जाए तो ये राजतंत्र के समर्थक हैं। वह जिस प्रकार के उदारवादी परिवर्तन करना चाहते हैं उस प्रकार के परिवर्तन रूढ़िवादी करना नहीं चाहते हैं। वह विशेषाधिकार के समर्थक हैं, वह सामंती व्यवस्था के समर्थक हैं। और यही कारण है कि 1815 में नेपोलियन बोनापार्ट के पराजित हो जाने के बाद वह किस प्रकार की शासन व्यवस्था लागू करते हैं, तो रूढ़िवादी शासन व्यवस्था को पुनः पूरे यूरोप में स्थापित करने का प्रयास करते हैं। और किसके द्वारा प्रयास करते हैं, वियना सम्मेलन के द्वारा प्रयास करते हैं। तो वियना सम्मेलन में क्या परिवर्तन हुआ और इसके अनुसार किस प्रकार से रूढ़िवादी व्यवस्था को पूरे यूरोप में लागू करने का प्रयास किया जाता है, इसको हम लोग देखेंगे। और एक विशेष प्रकार का यूनान, देखिए यूनान की स्वतंत्रता, यूनान की अगर स्वतंत्रता की बात करें, यूनान की स्वतंत्रता की बात करें तो यह महत्वपूर्ण क्यों है, क्योंकि एक विशेष प्रकार के राष्ट्रवादी भावना के कारण महत्वपूर्ण है। यह यूनान आज़ाद क्यों होता है, तो रूमानी राष्ट्रवाद के कारण, रूमानी राष्ट्रवाद के कारण यह क्या होता है, यूनान आज़ाद होता है। तो हम लोग अगले क्लास में यह देखेंगे कि कैसे वाटरलू के युद्ध में नेपोलियन बोनापार्ट पराजित होता है और पराजित होने के बाद किस प्रकार से वहाँ पर रूढ़िवादी शासन व्यवस्थाएं लागू की जाती हैं और वियना कन्वेंशन के द्वारा क्या परिवर्तन किया जाता है कि रूढ़िवादी व्यवस्था पुनः कायम हो जाती है और एक विशेष प्रकार का राष्ट्रवाद जिसे हम लोग रूमानी राष्ट्रवाद के नाम से जानते हैं, इन रूमानी राष्ट्रवादियों के द्वारा किस प्रकार से यूनान के आज़ादी में समर्थन दिया जाता है। सॉरी, लाइट कट गया है। तो ये वीडियो इतना ही, अगले भाग में हम लोग मिलते हैं। थैंक यू।